सिटीजनशिप पहले पढ़ लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे, फिर उसके बाद अपनी यूनियन ऑफ स्टेट्स भी पढ़ लिया, प्रियम्बल पढ़ लिया। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो सिटीजन्स भी तो होंगे ही, सिटीज़न होंगे तभी तो इतना कुछ बना है। अब खाली देश में एक लैंड है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या वहाँ पे इतने सारे लॉज एंड वो लाओगे? कुछ भी तो नहीं लाओगे ना, वहाँ पे तो नहीं आप ये सारी चीज़ें लाने वाले हो। तो उसके लिए क्या चाहिए? सिटीजनशिप। सिटीजन्स होंगे तो सिटीजनशिप एक्ट आएगा ना, तभी कोई देश चलेगा। अब क्यों सिटीजनशिप हमारे लिए मैटर करती है? ये हु बिलोंग्स, कौन डिसाइड करता है कौन रहेगा, क्या बेनिफिट्स हैं किसी भी कंट्री में सिटीज़न होने के, सिटीजनशिप में रहने के, क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजन्स कैसे हेल्प करते हैं ग्लोबली, इंडिया की कैसे हेल्प करेंगे नेशन बिल्डिंग में, माइग्रेशन, सिक्योरिटी, वेलफेयर, सेक्युलरिज्म, डायस्पोरा एंगेजमेंट, कितनी सारी चीज़ें हैं। और ये रिपीटली कहाँ पे हम जो जीएस में देखा जाए, GS2 पॉलिटी, एथिक्स, एसे, ऑप्शनल PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में हमें हेल्पफुल है। अब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, CA रूल्स अभी 11 मार्च 2024 को था, दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल में उसकी रूलिंग हुई। OCI राइट्स क्या हैं, इन सब के बारे में, इनकी केस स्टडी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे बीच में। वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं सिटीजनशिप से, बट हमें पढ़ना है, हम रिस्क नहीं ले सकते। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजन्स एट कमेंसमेंट, जिनके पास डोमिसाइल है या उनका बर्थ हुआ है इंडिया में, पेरेंटेज हैबिचुअल रेजिडेंट है, तो वो सिटीजनशिप उनको मिलती है। इसको इंटरप्रेटेड किसने किया? विद खेडकर पांडे 1965 फॉर द डोमिसाइल टेस्ट। फिर 6 क्या बात करता है? माइग्रेशन, जो पाकिस्तान से माइग्रेशन हुए, कट ऑफ डेट कितनी रखी थी? 19 जुलाई 1948। ये असामक ऑर्डर NRC का है, रिलेट करते हैं। फिर माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हु लेटर रिटर्न नीड परमिट, जो पाकिस्तान में चले गए थे फिर उनको लगा नहीं हमें इंडिया में वापस आना चाहिए, हमें इंडिया में रहना है, तो वो क्या है? डिपोर्टेशन जुरिस्प्रूडेंस में आता है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अब्रॉड में रजिस्टर टू इंडियन मिशंस, OCI एवोल्यूशन। आर्टिकल 9 किसकी बात कर रहे हैं? वॉलंटियर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, या जिनकी ख़त्म हो गई है, और ये क्या बताता है कि हमारे यहाँ पे नो डुअल सिटीजनशिप है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ राइट्स अंटिल अमेंडमेंट बाय लॉ, ट्रांजिशनल सेफगार्ड्स। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि हम सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट जैसे लाया था 1995। अब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर में देखा जाए, आर्टिकल 5 कहाँ से सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन में कब से आता है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के पार्ट 2 में। अब क्यों सिंगल सिटीजनशिप है? क्योंकि अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, हम इंडिया क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमारी यूनिटी एक है, बट हम अलग अलग डाइवर्सिटी से है। ये इन ए लेमन लैंग्वेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की भी उन्होंने बात की। मल्टीपल सिटीजनशिप्स, जैसे USA, पाकिस्तान, इनकी मल्टीपल है, इनके पास डुअल सिटीजनशिप ये अलाउ करते हैं। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्लस अमेंडमेंट्स, ये क्या है? इसमें मोड ऑफ एक्विजिशन बाय बर्थ मिल सकती है आपको 1986, या पोस्ट 2003 के बाद आपका बर्थ हुआ, या आपका कोई एक पेरेंट इंडियन हो, नो इलीगल माइग्रेंट है पेरेंट, तो आपको मिल सकती है। डिसेंट क्या है? मतलब आपके पेरेंटेज टेस्टेड मतलब 2003 से पहले। रजिस्ट्रेशन PI स्पोज या माइनर चाइल्ड है, या OCI कन्वर्सेशन में है। नेचुरलाइजेशन में क्या आ जाता है? 11 साल तक आप AC रेजिडेंट हो, 5 साल तक रिलैक्स टू 5 years फॉर CA, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बेनिफिशरीज में आते हो। बाय कॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर हमने कोई टेरिटरी ले ली, जैसे एग्जांपल गोवा हमने ले लिया था 1961 में, सिक्किम 1975 में,
तो हम आप क्या आ गए, इंडियन के सिटीजनशिप हो गए। अब लॉस में कौन कौन से आते हैं, जैसे रियूनिक्सेशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन, सिक्योरिटी फ्रॉड या डिसलॉयल्टी की वजह से आपको हम निकाल भी सकते हैं इंडिया से, कि आपकी सिटीजनशिप ख़त्म भी हो सकती है। अब की अमेंडमेंट्स में कुछ चेंजेस 1986 में क्या आया था, रिस्ट्रिक्टेड जस्ट सॉइल, पेरेंट मस्ट बी सिटीजन, पेरेंट्स आपके सिटीजन होने चाहिए। क्या था, क्योंकि असम से इलीगल माइग्रेशंस हो रही थी उसके प्रोटेस्ट में। 1992 में क्या आया, जेंडर न्यूट्रल डिसेंट की इक्वालिटी, ज़रूरी नहीं आपके फादर हो, मदर भी होगी तो भी चलेगा। 2003 में इलीगल माइग्रेंट डेफिनेशन, एनआरसी एनेबलिंग क्लॉज, ओसीआई इंट्रोड्यूस्ड। कारगिल रिव्यू, जब कारगिल रिव्यू हुआ तब उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से, ग्लोबल डायस्पोरा के हिसाब से आया ये। 2005 से लेकर 2015 मर्जर्स ऑफ पीआईओ एंड ओसीआई, जिसमें प्रिविलेजेस एक्सपैंड हुए, हमने अपना डायस्पोरा बढ़ाया। फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जो रिलीजन बेसिस पे फास्ट ट्रैक्ड होगा। जो माइनॉरिटीज़ है ना पाकिस्तान बांग्लादेश में, जैसे हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए लाया गया कि हम उनको अफ़गान से, तो उनको 31 दिसंबर 2014 से जो पहले के हैं। ह्यूमैनिटेरियन और सेक्युलरिज्म की इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई। फिर सीए रूल्स जो थे 2024 में, 11 मार्च 2024 को इसको एप्लीकेट किया गया, कटिंग रेजिडेंस किए, जनरल इलेक्शन ईयर भी था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पिटिशंस को पेंडिंग में रख दिया। फिर स्पेशल कैटेगरी जैसे ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनके पास कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, बट ये इंजॉय करते हैं लाइफ लॉन्ग वीज़ा, प्रॉपर्टी राइट्स, पैरिटी इन हायर एजुकेशन फीस में। करंट अफेयर्स में देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 2025 में क्वेश्चन की थी कि ओसीआई राइट्स कैन नॉट बी क्रोटेल्ड विदाउट फेयर हेयरिंग, इनके राइट्स को कोई भी हार्म नहीं कर सकता जब तक हम इनकी हेयरिंग नहीं हुई। फिर टसल होम मिनिस्ट्री की हुई थी 2021, इसमें क्या था, मैंडेटरी किया गया था परमिट, किसके लिए, रिसर्च मिशनरी, तालिबानी एक्टिविटीज़ के लिए, पब्लिक एक्टिविटीज़। कोर्ट ने बैलेंस आउट किया नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए विद ड्यू प्रोसेसेस, कि अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी को हार्म करेगा, हमारी सिक्योरिटी को हार्म करेगा, तो इसलिए उससे अच्छा है कि उससे पहले हमें इनको परमिट्स देने चाहिए, ये परमिट्स लेकर आए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आए, रिसर्च है, मिशनरीज़ हैं, पूरी जांच हो इनकी। फिर इलीगल माइग्रेंट, ये पोस्ट है 2023 एनआरसी और डिप्रोशन पॉलिसी, जो असम एनआरसी अगस्त 2019 एक्सक्लूड किया था 1.9 अवेटिंग ट्रिब्यूनल्स ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स में। फिर सिटीजनशिप एंड सेकुलरिज्म की जो डिबेट है, सपोर्टर्स क्या कहते हैं कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो हैं, ये क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, वहाँ पे, तो इनको यहाँ पे आने का हक है। तो बट क्रिटिक कहते हैं कि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14। फिर मुस्लिम्स को क्यों वहाँ पे छोड़ दिया। अब आप बताओ, जो कंट्री एक ही रिलीजन पे चल रही है, मुस्लिम रिलीजन पे चल रही है, वहाँ पे कोई सेकुलरिज्म का नाम नहीं है, तो वहाँ पे क्या हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, पारसीस हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उनको उनके राइट्स जीने का हक मिल रहा होगा। थिंक अबाउट इट। फॉल्स विद इन पार्लियामेंट्स आर्टिकल 11 पावर क्या करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस की। पर अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एसआर बोमाई केस उसके अंडर, और हमारा जो प्रियम्बल है वो भी यही क्या कहता है कि सेकुलरिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर का है वो हम हिला नहीं सकते हैं। और जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया इज़ विन नॉन रिफ्यूलमेंट प्रैक्टिस, नो लॉ फॉर रिफ्यूजीज, कोई लॉ नहीं है रिफ्यूजीज के लिए। अब ये कहते हैं कि नेशन वाइड एनआरसी है तो सिर्फ टारगेटेड माइनॉरिटीज़ ही क्यों। फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस जो है मई 2025 के अकॉर्डिंग,
2000 पेंशन्स जो क्लब्ड हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो क्या कह रहा है, वो डिफेंड करता है नैरो और कंपनसेट क्रेव आउट को। कहते हैं कि ये बहुत नैरो है, कंपनसेट है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम निकाल भी सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिटीजनशिप एंड फेडरलिज्म, जो स्टेट्स रोल को बताता है, डोमिसाइल, सीए, एनआरसी। जैसे कुछ स्टेट्स हैं केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये पास थ्रू रेजोल्यूशन अगेंस्ट, इन्होंने रेजोल्यूशन निकाले थे किसके, सीएए के। और यूनियन वर्सेस स्टेट्स का इसमें डायनामिक्स, फिर यूनियन और स्टेट, सेंटर और स्टेट की कन्फ्लिक्ट आ गई। फिर जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, तो क्या हुआ कि चेंज हुई रेजिडेंट डोमिसाइल स्टेटस, और सुप्रीम कोर्ट को अपहेल्ड किया गया दिसंबर 2023 में। यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया यूनिटरी टिल्ट ऑफ इंडियाज कॉस्टिफाइडर सेटअप। फिर सिटीजनशिप एंड नेशनल सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्टर्स हो रहे हैं, कहाँ से, वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब बॉर्डर से, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से भी हो रहे हैं। रोहिंग्या रोहिंग्याज आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया इनके ब्लैंकेट के डिपोर्टेशन के बैन को, और सेंटर को कहा कि आप बैलेंस लाओ सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। फिर गोल्डन वीज़ा का मिसयूज़ हो रहा है, जो बोगस शेल है फर्म्स है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन को, जैसे ED, जैसे FEMA, जैसे प्रोब्स जैसे को, और इनफिल्टर रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनके थ्रू। अब ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 16 क्या कहता है, स्ट्रेस लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल, इंक्लूसिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री सोसाइटीज़ होनी चाहिए। जेंडर लेंस 1992 ये क्या कहता है, पार्लियामेंट्री बायस होना चाहिए, फॉरेन हस्बैंड या इंडियन वुमेन, ये इन सब कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करना चाहिए। फिर इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप क्लाइमेट डिस्प्लेस्ड के से होना चाहिए, जैसे सुंदरबन इरोजन्स, यहाँ पे स्टिल लैक ऑफ पॉलिसी, हमें पॉलिसीज़ लाने चाहिए। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से देखा जाए तो इंडियन ओरिजिन में सिटीजन्स जो हैं अब्रॉड, जैसे वर्ल्ड बैंक में हैं 2024 के हिसाब से, रेमिटेंस जो भेज रहे हैं उनका कितना 3% का यहाँ पे GDP में रोल है। फिर भारत वैभव स्कीम जैसे ये और अच्छे से आनी चाहिए, सॉफ्ट पावर को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। अब कंपैरेटिवली देखा जाए तो USA क्या करता है, डुअल सिटीजनशिप को परमिट करता है, और यहाँ पे नेचुरलाइजेशन 5 साल में हो जाती है, और रिफ्यूजीज पास एक्ट है 1980 का, वहाँ पे आप कर सकते हो। जर्मनी में पार्शली है, रिफॉर्म्स आए थे 2024 में, यह 5 के बदले आप 3 में भी हो सकते हो, और ये भी रिफ्यूजी पास के लिए ओके। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन 11 साल की है, 5 ईयर्स किसके लिए है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आते हैं, और एडॉक एंड कोई स्टैचू नहीं है, एडहॉक पोजीशंस पे है रेफ्यूजीज पाथ। अभी जैसे देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो उससे पहले क्या बोल दिया कि जो पाकिस्तानी वुमेन्स हैं इंडिया में रह रही हैं, उन्होंने शादियाँ की हैं, उनका मायका पाकिस्तान में है, तो उनको वापस भेज दिया गया कि आप वापस चले जाओ, अब आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। फिर अभी थोड़े दिन पहले ही मई में आया कि जो रेफ्यूजीज़ आए हैं, जो बांग्लादेश से, म्यांमार से इनफिल्टर्ड हुए हैं हमारे इंडिया में, उनको 30 डेज़ का टाइम पीरियड दिया गया, और उनको भी कहा गया कि आप अपने देश वापस चले जाओ। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये लोग आते हैं तो आतंक ही मचाते हैं ना, पाकिस्तान से वो आए हैं, वो यहाँ के सगे थोड़ी है, वो तो पाकिस्तान के ही सगे हैं ना, वो यहाँ के सिर्फ खाने आते हैं, गुण वो वहाँ के गाते हैं। अभी जैसे यूट्यूबर्स पकड़े गए, 5 के 6 यूट्यूबर्स हैं, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे ज़्यादा उछल कर आ रहा है कि वो पाकिस्तान गई थी। बाकी 6 जो हैं वो शायद से मुस्लिम्स हैं, बट हम पहले अपने की गलती निकालते हैं। तो ज्योति मल्होत्रा जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि वो ISI के साथ लिंक्ड थी, वो दे रही थी अपनी, हमारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी,
वो भी गलत है। वो देश विद्रोह कर रही थी। सीए रूल्स आए, ऑनलाइन पोर्टल है, इंडो कनाडा स्पार्ट है जिसमें वार्न किया गया है ओसीआई होल्डर्स को। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वर्सेस आर्टिकल 14 जो है मैनिफेस्टेशन जो उसका कहता है उसको अप्लाई करना है सीए में। डिजिटल एनआरपी ग्रेड करना है 2026 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। स्किल लिंक्ड करनी है सिटीजनशिप प्रपोजल में। एथिकली फिलोसफिकली डायमेंशनली देखा जाए तो हमारा सिविक नेशनलिज्म वर्सेस एथिक नेशनलिज्म होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं हम एथिकली देखा जाए तो। सिटीजनशिप एज ए राइट टू हैव ए राइट, ये राइट भी है और हमारे पास होना भी चाहिए। या आर्टिकल 21 इंटरसेक्ट्स विद डिग्निटी लाइफ, जो हम डिग्निटी से लाइफ जी सके उनके बारे में बात कर रहा है। पॉलिसी चेंजेस में देखा जाए तो हम कोडिफाई कर सकते हैं रिफ्यूजीज लॉज को, पैन कार्ड, आधार कार्ड कंप्लायंस को, ये हैरासमेंट जो होती है उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल स्पाउस क्लॉज ला सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, डायस्पोरा वोटिंग राइट्स ला सकते हैं, ई पोस्टल बैलेट पायलट वो ला सकते हैं, रीविजिट कर सकते हैं। कंक्लूजन, हमें यूनिवर्सल होना चाहिए, सिक्योरिटी सेंट्रिक होके चलना चाहिए। माइग्रेशन, आइडेंटिटी और फेडरल टेंशन्स को देख के हमें जो है सीए को ग्रैप भी करना चाहिए और उसको सिलेक्टिवली देखना चाहिए। यूपीएससी के ये मेंस क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कैसे आर्टिकल 14 और 25 के साथ लिंक्ड है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल इम्प्लीमेंटेशन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक्सप्लेन करो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स लॉ को। फिर इवेलुएट करो रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके बारे में। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, राधे राधे।